वेलकम टू क्लासरूम। खुश आमदीद, भली करे आया, आप सबका स्वागत है। पिछले 3 हफ्ते ये फ़कीर डॉक्टरों के रहमो करम पर था और जब मैं डॉक्टरों के हत्थे चढ़ गया, उस वक्त पाकिस्तान के बहुत से मसाइल थे। 3 हफ्ते के बाद जब डॉक्टरों ने मुझे फारिग किया तो पता चला कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल या तो हल हो गए या पसे पर्दा चले गए, लोग उनको भूल गए, या उन छोटे छोटे मसाइल पर एक बहुत बड़ा मसला वो हावी हो गया। ये फ़कीर जब होश में आया और जायज़ा लिया कि उसके अतराफ़ क्या हो रहा है, पता चला कि पाकिस्तानियों का एक ही मसला है कि अगर आप शादी करने जाएं तो बीवी से इजाज़त लें या ना लें। अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, सरे दस्त। और इस मसले ने वो जो थर में भूख, बेरोज़गारी, प्यास और अमवात, उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया है कि बीवी से इजाज़त लेनी चाहिए शादी के लिए, नहीं लेनी चाहिए। और इस तमाम काम का बीड़ा उठाया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तय करती है कि पाकिस्तान में हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आया कि वो इस्लामी नज़रियात के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, अल्लाह रसूल ने जो फरमाया उसके मुताबिक है, या यूं ही हम जिस तरह हमारा जी चाहता है उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो उन्होंने फरमाया कि बीवी से इजाज़त लें ना लें, अब पूरी कौम जो है उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ग़ालिबन 52 और 53% हो गया है, 50 से वो क्रॉस कर गई हैं, हमसे ज़्यादा हैं वो। अच्छा, उसमें जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जो वर्ल्ड होराइज़न पर जिनकी नज़रें हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, तो वो भी बीच में आ गई हैं इस बहस में। तो पता चला कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी की बीवी नहीं है उसके लिए तो आसान है। मतलब मेरी बीवी नहीं है तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जब चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता हूँ। उसमें नज़रियाती काउंसिल को बीच में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी है नहीं कि जिससे मैं पूछूं। हाँ, अगर मेरी एक बीवी है तो नज़रियाती काउंसिल का कहना है कि अयूब खान ने कहा था कि पूछना पड़ेगा। डिक्टेटर हमारे पहले अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, तो उन्होंने इस चीज़ को उठाया था और उसमें ये फैसला हुआ था कि पहली बीवी से, अगर आपकी पहली बीवी है तो उससे इजाज़त लेकर फिर आपको शादी करनी है। अगर वो हाँ कहती है तो आप करते हैं, अगर नहीं तो फिर कुछ मसाइल को तय करने के बाद अगर आप बज़िद हैं कि आपको करनी है शादी तो आप उससे कर सकते हैं दूसरी शादी। उससे फिर या तो छुटकारा हासिल करें या उसको राज़ी करें किसी तरह, लेकिन उसकी रजामंदी बड़ी ज़रूरी है। अगर 2 बीवियां हैं तो, क्योंकि हमें तो 4 बीवियां रखने की इजाज़त है ना, अगर 2 बीवियां हैं, क्योंकि इतने बहस मैंने सुने हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर, 30-40 टेलीविज़न चैनल है माशाल्लाह पाकिस्तान में, और हर जगह सब मसाइल ख़त्म हो गए, तालिबान वगैरह ये वो अंदरूनी खाना उनसे क्या बातें हो रही हैं। यहाँ तक लोग भूल गए कि कुछ पता नहीं कि 1, 2, 3 महीने के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक नई स्टेट आपके सामने इमर्ज होकर आ जाए, एक नया मुल्क, सल्तनत और खिलाफत तालिबान नाम की कोई चीज़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इतनी बड़ी बात तक को किसी ने अहमियत नहीं दी, उसकी भी कोई अहमियत किसी ने नहीं दी। बीवी से इजाज़त लें या ना लें, शादी का चक्कर से, शादी इज़ अ मस्ट।
शादी इज अ मस्ट। अगर 2 बीवियां हैं तो भाई दोनों से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ। अगर 3 बीवियां हैं और मैं चौथी बीवी लाना चाहता हूँ तो क्या मुझे उन 3 बीवियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी? अजीब मसाइल हैं जहाँ खाने को रोटी नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं इस मुल्क में मुलाजमत के लिए, रोजी कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। उसमें शादी सबसे अहम हो गई है। इस्लामी नजरिया काउंसिल में जो बैठे हुए हैं आलिम, वो भी फिर इस्लामी नजरिया काउंसिल के जो थिंक टैंक है वो हमें ये बताएं कि हुकूमत पर क्या ये लाजिम नहीं है कि जो बेरोजगार, डिग्री याफ्ता, हुनरमंद धक्के खा रहे हैं, भूख और अफलास है, और हुकूमत दिन रात अयाशियों में लगी हुई है कि थर का इलाका देखने के लिए वज़ीर आज़म आपके गए हैं तो एक लेविश उनके लिए दावत की जा रही है जो कि उन्होंने इनकार कर दिया उसको खाने के लिए। तो ऐसे हुक्मरानों के लिए शरीयत में या इस्लामी नजरियत काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे पूछने का ये मतलब है, मकसद है कि जिस मुल्क में बेरोजगारी हो, पढ़े लिखे आदमी और हुनरमंद धक्के खा रहे हों, भूख और अफलास हो, और आपके हुक्मरान अय्याशी कर रहे हों, तो वो शरीयत क्या कहती है ऐसे अयाश हुक्मरानों के लिए? क्या फरमाती है शरीयत? नजरिया इस्लामी नजरिया काउंसिल के जो थिंक टैंक, जो अरकान वहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी सोच रखने वाले हैं, हमें कुछ तो आगाही दें कि ऐसी हुकूमत जिसके नाक तले भूख और अफलास में बिलखते हुए बच्चे बेरोजगार खुदकुशियां कर रहे हैं और खुद वो अयाशियां कर रहे हैं, उनका दस्तरख्वान देखें हर रात क्या, दोपहर, सुबह, रात, शाम, उनकी गाड़ियां देखें। एक हुक्मरान ने अगर 5 बेटे हैं तो 5 बेटों के पास 1.5 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं और वो अयाशियां करते फिर रहे हैं। ऐसे हुक्मरानों के लिए नजरियात, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास क्या है? हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए उनके पास क्या है? तो भाई ये शादियों वाला चक्कर जो है ठीक है, 3-4 से, अगर 3 है तो फिर 3 से अफवाम व तफहीम हो, उनका ट्रायका हो, वो 3 बैठ के सोचें कि भाई एक चौथी, हमारा मियाँ जो है चौथी बीवी लाना चाह रहा है, इसके लिए हम 3 को सोच के क्या करना चाहिए कि वो जो चौथी आ रही है उसका किस तरह वेलकम उसको किया जाए, या उसको कैसे नाक चने चबवाएं जाए वो आ जाए। तो वो 3 ख़वातीन आपस में क्या फ़ैसला करेंगी उस चौथी के लिए? यार ये हमारे मसाइल नहीं हैं। इस मुल्क के नजरियाती काउंसिल वाले साहब जो आप बैठे हुए हैं, हमें ये बताएं कि ये हुक्मरान जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क के सोशो इकनॉमिक कोलैप्स के, कि आपकी सोसाइटी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गई है और ये लोग बैठे हुए अयाशी कर रहे हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, अयूब खान के जमाने में यह मशहूर हुआ था कि पाकिस्तान पर 20 फैमिलीज हुकूमत कर रही हैं। उन 20 फैमिलीज के पास सब कुछ है और हम बाकी जो हैं, अब के हिसाब से 18 करोड़ आदमी, हम उनके मजारिये हैं, हम पीर साइयों के मुरीद हैं, उनके तलवे चाटने के लिए हम पैदा हुए हैं इस मुल्क में। लेकिन अब जो सूरत हाल है सर, बिल्कुल बदल गई है। अब वो 20 का सिलसिला खत्म हो गया। उन 20 खानदानों ने पिछले 65 बरसों में आपस में इतनी गठजोड़ की है, आपस में इतने कंसोर्शियम्स बनाए हैं, आपस में इतने सोशल सेटअप्स बनाए हैं, आपस में इतनी शादी ब्याह उन्होंने कर लिए हैं कि इस वक्त एक ही फैमिली, जस्ट वन फैमिली, जिसके 700-800 उस फैमिली के फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें से 350 के करीब कोई कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं,
कोई 150-200 सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं, 300, 350, पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, सरहद में हैं पख्तूनख्वा और आपका बलूचिस्तान, ये एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे। आई एम नॉट सॉरी टू से दैट, नॉट एट ऑल आई एम सॉरी, बिकॉज दे डिजर्व टू बी कॉल्ड लाइक दैट, टू बी एड्रेस्ड लाइक दैट। तो इस वक्त इस्लामी नजरियत काउंसिल के जो साहिबान वहां बैठे हुए हैं, अब वो फैसला करें कि 700 फैमिली मेंबर्स की एक फैमिली जिसके 700 मेंबर हैं, वो इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है। आपस में ये सब रिश्तेदार हैं, कंसोर्शियम्स इनके बने हुए हैं, इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के इंटरेस्ट हैं आपस में। अब इस सूरत हाल में ऐसे हुक्मरानों के लिए नजरियाती काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, उनका क्या फैसला है वो हम फकीर सुनना चाहते हैं। अब मेरे सिंधी भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सिंधी में कहते हैं हथ अदब या बधी। विद माई फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि न जाने कब से हमें यह आदत सी पड़ गई है कि अपनी कोताहियों, अपनी खामियों, अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपने ड्रॉबैक्स, उसके लिए किसी न किसी को मोरद इल्जाम ठहराने के लिए एक एस्केप गोट की हमें जरूरत पड़ती है, कुर्बानी का बकरा हमें चाहिए कि भाई इसकी वजह से ये सारी गड़बड़ है। इंटीरियर सिंध, अंदरून सिंध में अगर तबाही बर्बादी, 30,000 स्कूल अगर बंद हैं, तालीम और तरबियत नहीं है, सूरज गुरूब होने से बहुत पहले बाजारें बंद हो जाती हैं और डेक्वाइट्स, धाड़ेल, दहशतगर्द, न जाने कब हुकूमत उनसे भी अफवाह व तफहीम की बातें करना शुरू करेगी, जो कि ये सारे खान सरदार, कबीलों के सरदार, सिंध में कम से कम 1 लाख सरदार हैं, छोटे 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 इतने। हर आदमी जो कहता है कि मैं सरदार हूं, मेरा कबीला है 10 आदमियों का, उन्होंने जो अंदरून सिंध का सत्यानाश किया है, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, यहां से खाली कर दिया, उनको पढ़ने नहीं देते, स्कूल उन्होंने बंद करा दिए, टीचर्स को भगा दिया उन्होंने, इसलिए कि अनपढ़ वोट बैंक जो है ना पक्का रहे। तो भाई इस वक्त थर में आपके साथ जो हुआ, मेरे भाइयों बहनों बच्चों, मेरे बुजुर्गों, सिंधी सिंधी सिंधी, आपके साथ जो थर में या थर के अलावा भी जो कुछ हो रहा है, क्या वो मुहाजिर कर रहा है? अल्ताफ हुसैन वहां लंदन में बैठा हुआ, यहां कोई डोरियां खींच रहा है कि इंटीरियर सिंध में सत्यानाश हो लोगों का, या पंजाब के लोग शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो बैठे हुए डोरियां खींच रहे हैं। एक छोटी रिसेस लेते हैं, आप भी इस रिसेस के दौरान इस रिसेस के दौरान आप मेरे भाइयों बहनों सिंधी भाइयों, इंटीरियर में रहने वाले भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, आप भी सोचें। रिसेस के बाद हम इस बात को आगे ले जाएंगे कि हम अपनी तबाही का कारण हमारे अंदर है। इट इज सेल्फ एम्प्लॉयड विद इन अस, यहां पर है, और हम इधर उधर देखते हैं कि हमारी तबाही का कौन जिम्मेवार है। रिसेस के बाद
रिसेस से फ़कीर की वापसी। तो रिसेस से पहले हम बात कर रहे थे अपने भाइयों बहनों, सिंधी भाई, सिंधी भी इंटीरियर में रहने वाले भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, उनसे बात हो रही थी कि हमारी तबाही और बर्बादी के असबाब हमारे अंदर हैं, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, या किसी और बकरे को पकड़े और उसको कहें कि इसकी वजह से, और उसको हम उसका गला काटें। अल्ताफ ने तो आपको नहीं कहा कि आपके 30,000 स्कूल बंद हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो वहां पंजाब से बैठ के ये नहीं कहा सिंधियों को, सिंध के वडेरों को और सरदारों को, पीर साइयों को कि साईं आप अपने स्कूल बंद करवाओ। और पंजाब के देहात के एक एक देहात में इतने आलीशान स्कूल हैं कि आप जाकर देखें। इस वक्त जो हमारे वो क्या कहते हैं, कौम परस्त कहें या कुछ कहें, जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, आई कैन फील इट, क्योंकि मुझे भी इनके साथ ज़िंदगी गुजारते हुए इंटरएक्शन में, वैसे तो मैं 80 के करीब हूँ, लेकिन इंटरएक्ट करते हुए मुझे उनके साथ 60-65 बरस हो गए, इस तरह के लोगों के साथ जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सही, पंजाबियों का एजेंट है, पंजाब का एजेंट बन के बात कर रहा है। तो भाई सादिकाबाद तो क्रॉस करें, सिंध की सरहद सादिकाबाद से आप पंजाब में एंटर तो करें, आपके रोड और रास्ते बदल जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आप एक सूबे से निकल के किसी दूसरे सूबे में आ गए। इसी तरह आपको वहां से वापस आते हुए सादिकाबाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं और सिंध में दाखिल होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिंध के सिर्फ इंजीनियर जो हैं हाईवे के और रास्ते बनाने वाले और दूसरे सरकारी मुलाजिम जो हैं वही सिर्फ रिश्वत खाते, और पंजाब में जो हैं सिर्फ फरिश्ते बैठे हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान का कल्चर है, हराम खाना पूरे पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है। लेकिन यह है कि उसका कोई परसेंटेज तो लगाएं, आप कुछ तो उस जमीन पे लगाएं। अगर 100 रुपए आपको मिले हैं सरकार की तरफ से किसी प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए, तो अरे भाई 50 आप खाएं, 50 उस जमीन पे तो लगाएं, उस काम पे तो लगाएं। तो सिंध में हम ये करते हैं कि अगर 100 रुपए हैं तो 90 रुपए तो हम खुद खा जाएंगे आपस में, 10 रुपए लगाते जमीन पे रोड रास्ता बनाने के लिए। तो भाई उन्होंने तो अपने देहातों के स्कूल भी खोल के रखे हैं, शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने। उनके स्कूल खुले हुए हैं, उनके कॉलेज खुले हुए हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं। वहां भी बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, इतने बड़े बड़े जमींदार हैं कि यहाँ के छोटे जितने भी बड़े जमींदार हैं उनको निगल के खा जाएं, वो इतने बड़े जमींदार हैं। लेकिन उनके जो सो कॉल नौ निहाल, उनके वली अहद जो हैं, वो उनके स्कूल बंद नहीं कराते, उनके कॉलेज बंद नहीं कराते, उनकी यूनिवर्सिटियां बंद नहीं कराते। आप अपनी यूनिवर्सिटी, सिंध की यूनिवर्सिटीज का अब हाल तो देखें। ये सरदारों के और पीर साइयों के जो ये शहजादे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और मोबाइल्स में गनमैन लेके और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कैंपसेस पे धरने मारते फिरते हैं। किसने किया आपके साथ? आप जब तक इस बात को नहीं मानेंगे, मेरे सिंधी भाइयों बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, जब तक आप ये कबूल नहीं करेंगे कि इस सारी तबाही के जिम्मेवार हम खुद हैं, खुद सिंधी हैं। थर में किसने पहुंचने नहीं दिया सामान? थर के इलाके, थर में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध तक किसने पहुंचने नहीं दी? अरे भाई पहुंचेगी तो खबर तब ना जब वो पीर साइयों के शहजादे, जिनको अब शौक हो गया है गवर्नमेंट सर्विस करने का। एक चीज मैं वाजे कर दूं सिंधी साइयों के लिए, मेरा ख्याल है कि सिंधी साइयों के लिए मैं सिंधी में ही बात करूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि साईं, अगर आप पीर साईं हैं तो साईं पीर साईं रहें। आप हमारे सर आंखों पर आप पीर साईं रहें, हम आपके मुरीद रहेंगे, आपके जूते उठाएंगे, उनकी गर्द साफ करेंगे, आपको साईं साईं करेंगे और आपको वोट देंगे। लेकिन आप पीर साईं रहें, आप पीर साईं रहें। इस तरह का रवैया हमारी तरफ से आपके लिए तब होगा, यानी कि कौन सा रवैया? हाथ जोड़ के खड़े रहना, आपकी तरफ नहीं देखना, जमीन पर बैठना,
आपके जूते साफ करना और आपकी ठोकरें खाना, आपकी गालियां सुनना, आपके वो भूंडे खाना। भूंडे यू नो, मैं कैमरा की तरफ तो हाथ नहीं कर सकता, मैं इस तरफ करता हूँ, इसको भूंडा कहते हैं सिंधी में। ये 5 उंगलियों को अगर किसी को इस तरह करके आप दें ना तो उसको कहेंगे भूंडा। तो ये बेचारे जो हम जैसे हैं उनको ये पीर साईं और सरदार जो हैं वो और उनके कमदार जो है भूंडे देते हैं इस तरह। अरे लखलानत है ये। तो वो सही हम सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप पीर साईं रहें तब। लेकिन मेरे पीर साईं, जब आप खुद को एक्सपोज करते हो, व्हेन यू बिकम पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी अब तक कब बनते हैं? जब आप अखबार, कोई भी अखबार, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, आधे सफ़े पे अपना इश्तिहार दें, अपनी तस्वीर दें, अपनी सालगिरह मनवाएं, या किसी को वेलकम करें, बिलावल जरदारी को वेलकम करें, तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। क्योंकि वो अखबार 10 रुपए में मैंने भी खरीदी है। जो अखबार मैंने खरीदी है उस पर मैं किसी न किसी का कमेंट, किसी न किसी का तरह कमेंट करने का पूरा पूरा हक रखता हूं, क्योंकि मैंने वो अखबार 10 रुपए में खरीदी है और आपने खुद को एक्सपोज किया हुआ है, पब्लिक के सामने आप आ गए हैं। इसका मतलब है कि आप पीर साईं, आप अब पीर साईं नहीं हैं, आप सियासी आदमी हैं, आप पब्लिक के आदमी हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो पीर साईं, अगर आप अपनी औलाद, अगर पीर साईं हैं तो अपनी औलाद को भी पीर साईं बनाएं, उनको पीर साईं रहने दें। क्योंकि उनकी सारी तरबियत जो हुई है, उनकी सारी तरबियत जो हुई है पीर साईं, वो आपके ज़ेरे साया हुई है। वो यहाँ से पीर साईं हैं, इधर से खोपड़ी से, उनके अंदर खोपड़ी में पीर साईं बैठा हुआ है। आप उनको एमए के सर्टिफिकेट्स खरीद के दें, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानों से किसी न किसी तरह निकलवाएं, उनको कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनवाएं, उनको एसपी बनवाएं, बड़े बड़े उनको ओहदे दिलवाएं। लेकिन फ्रॉम हियर, फ्रॉम इनसाइड दे विल रिमेन अ पीर साईं। एक डिप्टी कमिश्नर जो दफ्तर में बैठा होगा, पीर साईं का बेटा या पीर साईं की औलाद, फ्रॉम हियर ही विल बी अ पीर साईं। वो वहां पर हम गरीब आदमियों के मसाइल हल करने के लिए बैठा हुआ नहीं है, वो वहां पीर साईं है। उसका एटीट्यूड पीर साईं का रहेगा, बिकॉज ही हैज बीन ब्रॉट अप लाइक दैट। उसकी परवरिश इसी तरह हुई है पीर साईं की औलाद की। तो साईं, ये गुस्से में आने की क्या बात है? अगर आपके 3-4 बेटे, उन्होंने बिल्कुल नाकस कारकर्दगी दिखाई है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वंस ए पीर साईं ऑलवेज ए पीर साईं, उन्होंने साबित कर दिया है। ये मकतूब हमारे जो हाला वाले हैं, उनके जो शहजादे 4, उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया है कि वंस ए पीर साईं ऑलवेज ए पीर साईं। उनके लिए फिर बाबा मुरीद साईं आपके लिए हाथ जोड़ के फकीर अर्ज कर रहा है। मुरीद साईं, या तो आप इनको अपने पास अपने हुजरों में बिठाएं। मैं पीर साईं के मुरीदों से बात कर रहा हूं इस वक्त। पीर साईं, आप इस वक्त थोड़ा सा सब्र करें। पीर साईं के मुरीदों, जितने भी पीर साईं हैं, क्योंकि इस एक पीर सारे रिप्रेजेंटेटिव, ये अंदर खाना सब मिले हुए आपस में। पीर साईं, अगर आपकी वो पीर साईं की औलाद, वो भी पीर साईं है आपके लिए, तो खुदा के लिए उनको हुजरों में बिठाएं, अपने पास बिठाएं उनको। अगर आपको कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी और डीआईजी और आईजी आप उनको बनवाएंगे ना, तो साईं फिर वो पब्लिक के सामने आ जाएंगे। फिर उनके बारे में बातचीत होगी, उनके बारे में एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे, उनके बारे में एंकर पर्सन्स 50 टेलीविजन स्टेशन से, चैनल से, सेंटर से बातें करेंगे। आप किस किस का मुंह बंद करोगे? कराची वालों को तो आप, हैदराबाद में जो 1-2 होंगे उनको डरा सकते हो, कराची वालों को आप डरा नहीं सकते। कराची में जितने भी चैनल हैं कि जी हमारे जत्थे आएंगे, उनको गोलियां मारेंगे, हम आपको, सही नहीं होगा। और वो जो अभी हमारे बड़े अच्छे, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, फिल्म एक्टर, शाहिद के नौजवान बेटे, खुद भी वो खूबसूरत हैं,
बड़ी हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने भरचुंडी के पीर का भी इंटरव्यू उन्होंने किया था शाहिद ने। कल परसों में उसका प्रोग्राम देख रहा था, कहाँ अंदर अंदर जाके उसने सारी रिकॉर्डिंग की है आप पीर साइयों की। वो तो लाहौर में है, वहां भेजोगे आप क्या जत्था उसको मारने के लिए? क्या करोगे आप? तो पीर साईं के मुरीदो, मुरीद साईं जो यहां से ब्रेन वॉश हो, आप सोचते नहीं हो। जो आदमी सोचता नहीं है वो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एज गुड एज डेड। आप ऐसे ही हो जैसे मरे हुए हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप मरे हुए हो। तो मरे हुए साईं, मरे हुए मुरीदो, तो अपने इन पीर साईयों को जो डिप्टी कमिश्नर बनने के शौक में और एसपी बनने के शौक में, भाई दूसरे काम करो ना, जाके सियासत में आओ और सीटें लो, असेंबलियों में बैठो, वो आपके लिए मुनासिब जगह है। अगर आप पब्लिक उसमें आओगे, कल आप प्रोफेसर भी बनोगे और वाइस चांसलर भी बनोगे, तो हम ये भी बनेंगे, पीर साईं के पीर साईं रहोगे, फिर आप पे बातें होगी और मुरीदों आप जो है आप पागल हो जाओगे आप लोग कि हमारे पीर साईं के बारे में क्या बात हो रही है। तो मेहरबानी करके ये धरने बरने छोड़ें, जितने धरने मारोगे उतने आपके पीर साईं बदनाम होंगे। मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपके पीर साईं और बदनाम होंगे। पीर साईं आप भी अपने ये मुरीद जो है ना, जिनसे मैं भी बात कर रहा था, इनको अकल के नाखून दें। ये आपको, आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत उस वक्त तक है जब आपको इतनी वोट दिला के एक सीट आपको असेंबली में दिलाते हैं, लेकिन इनकी पाकिस्तान लेवल पर कोई हैसियत नहीं है इन लोगों की। ये आपको सिर्फ बदनाम करेंगे और आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं पहले से कह रहा हूं, जिल्लत का सबब बनेंगे। इन मुरीदों को आप समझाएं, जिन लोगों ने सोचना ही नहीं है, यहां से खाली हो गए जो सदियों से, इसलिए खाली है कि आपने उनको खाली रखा है। आपने इसलिए उनको खाली रखा है कि ये खाली ज़हन वाले आपको वोट दें, क्योंकि यहां पे अगर उनको कुछ होगा तो आपको वोट कभी नहीं मिलेगा। आप इस 21st सेंचुरी में कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि जिस तरह की कारकर्दगी आपने दिखाई है, जो कुछ आपने रिटर्न दिया है उस सीट पे बैठने के बाद, सबके सामने है। मैं सिंध की बात कर रहा हूं, पंजाब ठीक ठाक है, उसके रोड, रास्ते, शहर, देहात सब ठीक है, आप जाएं जाकर देखें। फिर वो मेरे जो सिंधी कौम परस्त है, मुझे मत कहना कि ये पंजाब की वो जो है एजेंट के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको फेस करें, जो हकायक हैं उससे आंखें मत मोड़ें, आंखों पे पर्दा डाल दें, हाँ जी सर एवरीथिंग इज ऑल राइट। नहीं, नथिंग इज ऑल राइट। आप इनको पीर साइयों को, वडेरों को, सरदारों को, हमारे कौम परस्तों ने कितना रोका है, उनका कितना रास्ता रोका है उन्होंने। सिर्फ सिंध को आज़ाद कराना है और सिंधु देश बनाना है। बातों से अगर सिंधु देश को बनना था तो 50 बरस पहले बन जाता, बांग्लादेश से पहले बनता। बातों से कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछूं कि अब कि उसको रिसेस लें या बात करें। हाँ, एक कहते हैं कि छोटी सी रिसेस लें और उसके बाद रिसेस से फकीर की वापसी। रिसेस से पहले जो हम एक फैमिली की बात कर रहे थे, तो जिस तरह वायरस आजकल वो गले वले की तकलीफ की वायरस पूरे मुल्क में फैली हुई है। हर दूसरे तीसरे आदमी को कोई थ्रोट की गड़बड़ है, रेस्पायरेटरी सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें उसको कोई गड़बड़ है। तो इस तरह की वायरस उस फैमिली में जब फैलती है, वो फैमिली जिसके 700 मेंबर हैं, कोई कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, कुछ
सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं, कुछ पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, कुछ बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं। दे आर वन फैमिली, वन बिग फैमिली, वेरी पावरफुल। उनके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, ताकत है, और हिडन, छुपे हुए इशारों पे जो उनको इधर उधर से मिलते रहते हैं, उस पे चलते हैं, तो उनमें जो वायरस फैलती है तो पूरे मेंबरों में फैल जाती है। रिसे से पहले हम बात कर रहे थे सिंध के पीर साइयों, सिर्फ पीर साइयों की हमने इसलिए बात की कि सरे दस्त मखदूम अमीन फ़हीम साहब के 4 शहजादे, वो सरकारी मुलाजिम, पता नहीं क्यों, वो तो मुलाजिम तो लफ्ज़ उनके लिए तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है ना। मुलाजिम तो हम होते हैं, मुलाजिम वो जो नौकरी पेशा, जो नौकरी करते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, वो हम लेते हैं। हम मिस्कीन आदमी, हम तनख्वाह लेते हैं, क्लास में पढ़ाने जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी, हम करते हैं ना। आपको मुलाजमत करने की क्यों जरूरत है? क्यों, वाई? अगर फंड्स की बात है तो फंड्स तो वैसे भी बहुत मिलते हैं। बहरहाल, तो ये वायरस जो पीर साइयों में अंदर से अब गई है, और उनके एक चीज तो हमें भी समझ में आती है कि पीर साई और सरदारों ने अपने शहजादों को सरकारी मुलाजमतों में इसलिए डाला है कि वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजीज बने, ताकि उनके बड़े जो पीर साई हैं, उनके बड़े जो सरदार साई हैं, वो जितने भी फड्डे करते रहे उनको ये प्रोटेक्शन दें, लीगल प्रोटेक्शन। अगर वो कुछ भी करें तो डिप्टी कमिश्नर तो मेरा बेटा बैठा हुआ है, बेटा मेरे खिलाफ कैसे अब कोई एफआईआर काटने देगा? मैं किसी की लड़कियां उठवा लूं, मेरा बेटा डीआईजी है, वो कैसे मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने देगा? हुजूर, ये जाल बिछा दिया है आपने। तो अब ऑलमोस्ट हर में इस्तेमाल कर, ऑलमोस्ट का एक लफ्ज में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन हर एमएनए और एमपीए बेटा, भांजा, भतीजा, कोई रिश्तेदार इधर उधर लगवा दिए हैं, किसी ने नहीं छोड़ा है। किसी भी एमएनए, एमपीए, वजीर तो इसमें बहुत बड़े बड़े चंक्स ले गए हैं, बड़ी बड़ी मुलाजमतों के। बाकी जो हैं 700 मेंबर इस बड़ी फैमिली के, द रूलिंग फैमिली ऑफ पाकिस्तान, द रूलिंग फैमिली, सुप्रीम रूलिंग फैमिली ऑफ पाकिस्तान, 700 जिसके मेंबर है, फैमिली मेंबर्स, उनके जो एमएनए और एमपीएस हैं, जो वजीर नहीं बन सके हैं, वो सिर्फ एमएनए और एमपीएस हैं, उनको डेवलपमेंट के फंड 10-10, 20-20 करोड़ रुपए मिलते हैं कि अपने जाके वहाँ करें। तो वो भी, उन्होंने भी अपने भांजे, भतीजे, बेटे, बेटियां, ये वो, उनको सरकारी मुलाजमतों में लगा दिया है। अब वो भी हमारी तरह नौकर हैं, लेकिन एटीट्यूड उनका जो है वहाँ भी। भाई, अमीन फ़हीम साहब का शहजादा अगर डिप्टी कमिश्नर है और मेरा बेटा जो है वो कमिश्नर है, तो मेरा कमिश्नर बेटा जो है वो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के अंगूठे तले होगा, क्योंकि वो पीर साई है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर साई का शहजादा है, और मुझ फकीर का बेटा जो है, जो कमिश्नर है, वो उसके अंडर है, वो उसके नीचे काम करेगा, उसमें ताकत ही नहीं होगी कुछ। हालांकि वो उसका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है सरकारी मुलाजमत जब आप आते हैं, पीर साइयों को ये पता होना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा जो कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के एफआईआर्स लिख सकता है, और लिखता है, और उसका फर्ज है लिखना। क्या उसकी हैसियत होगी? पीर साईं, यहां से पीर साईं, ऑलवेज अ पीर साईं। आप कुछ नहीं हो सकते। बबूल है तो बबूल ही है, उससे आप बेर नहीं मिल सकते आपको। वो सिंधी में कहते हैं ना, अगर कांडेरा है अगर कोई,
कांटों वाला दरख्त किसी ने बोया है तो उसमें फूल नहीं लग सकते। नकली फूल उधर से मिलते हैं बहुत, बोर्ड बेसन के पास, कराची में, इधर उधर, लाहौर में भी मिलते हैं, वो ला के लगा दें उसमें, वो अलग बात है। लेकिन कुछ नहीं होता इस पूरे मुल्क में। जिस तरह सोशल फैब्रिक समाजी सकाफती पहरन जो हम बैठ के बैठे, वो जो तार तार हुआ है, उसको क्या अमेरिका ने तार तार किया, बरतानिया ने किया, सोवियत यूनियन तो खत्म हो गई, रूस ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया। इन ममालिक का नाम मैंने इसलिए लिया है, यहां से पाकिस्तान को इमदाद मिलती है, पाकिस्तान को इमदाद मिलती है, पैसे आते हैं पाकिस्तान के लिए इन ममालिक से, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए आते हैं। आपका सोशल फैब्रिक तार तार करने के लिए नहीं आते। वो इसलिए नहीं दिए जाते कि अदालतों के होते हुए कि अदालती निज़ाम को बेहतर किया जाए। अदालती निज़ाम से जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो नज़र चली जाती है सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स सूबों की। लेकिन वो जो निचली अदालतें हैं, सेशन कोर्ट्स हैं हमारी, स्मॉल कॉजेज जहाँ केसेस वेसेस चलते हैं, बहुत निचली लेवल पे जहाँ होते हैं, उनका निज़ाम ठीक करने की बजाय क्यों ठीक, अव्वल तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, वो निज़ाम ठीक क्यों नहीं होता? क्या 65-66 बरस, 67 years, is it a very smaller time to bring about a revolutionary change in any system of your country? Education system, health system, judiciary, डिस्पेंस करने के लिए जस्टिस टू द पीपल। क्या 66 years कम है? बहुत थोड़ा अरसा है आपका? साहब ये गठजोड़ है, मिली भगत है पीर साइयों की, सरदारों की, खानों की, कि अगर जुडिशल सिस्टम हमारा ठीक हो गया और मेरे खिलाफ अगर किसी ने कोई दरख्वास्त दी है तो मुझे 2-4 दिन में कोई पकड़ कर और कीफर किरदार तक पहुंचा देगी सरकार। और अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें दिन मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अगर इस तरह का इंसाफ इस मुल्क में आना शुरू हो जाए तो आप तसव्वुर कर सकते हैं, तो ये जो हमारे इंटीरियर पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे सिंध में, ये जो कबायली जिरगे लगते हैं, सरदार साईं और पीर साईं जिरगा लगा के बैठते हैं और उसमें बैठ के 20-20, 30-30 आदमियों के मर्डर का केस चलाते हैं। इस कबीले ने दूसरे कबीले के 50 आदमी मार दिए और जिसके 50 आदमी मरे थे उन्होंने 10 आदमी इनके मार दिए। अब ये इतने बड़े 60-70 मर्डर्स, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स का फैसला वो बैठ के हमारा सरदार साईं करेगा, सरदार फलाना पपला, वो पपला करेगा बैठ के सरदार साईं, या पीर साईं करेगा वहां बैठ के। ये कभी भी ये पीर साईं और सरदार साईं जब तक ये, अव्वल तो इनको ताकत से महरूम होने का, आई डू नॉट सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सच्ची बात है।
आप मुझे पेसिमिस्ट, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। आई डू नॉट सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मुझे कोई रोशनी वहां नजर नहीं आती कि इनकी ताकत में कभी भी कमी आ सकती है, पीर साईं और सरदारों के। ये कभी भी हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर होने देंगे नहीं, क्योंकि अदालती निज़ाम खुद ब खुद नीचे जाके ठीक नहीं होगा, ये ठीक होगा हमारी असेंबलियों के थ्रू। लेकिन असेंबलियों में तो एक ही फैमिली बैठी हुई है 700 आदमियों की, 700 फैमिली मेंबर्स हैं जिसके, वो फैमिली अपने ये मजे कैसे छोड़ेगी? अगर आपका अदालती निज़ाम ठीक हो गया और लोगों को सस्ता इंसाफ मुहैया होने लगा, तो फिर आपके सरदारों को और आपके पीर साईं को कौन पूछेगा? और ये कैसे कैसे इंसाफ है, कैसे इंसाफ है कि अगर अलिफ ने बी के, अलिफ बे के 10 आदमी मार दिए हैं और बे ने अलिफ के 4 आदमी मार दिए हैं, तो इस हिसाब के मुताबिक अलिफ की 4, 5, 5, 6 बरस की लड़कियां, बच्चियां छोटी, बे के 60, 70, 80 बरस के बूढ़ों को चट्टी कहते हैं एज ए कॉम्पनसेशन वो उनको दें। ये कैसे अलाउ करेंगे? ये तो उनकी मौज है। ये जो बार बार मैं भी सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, आप एक मर्तबा एक केस उसमें ले जाएं एक अदालत में, तो आप भुगतते रहें, आपके बाद आपकी औलाद उस केस को भुगतेगी, उसके औलाद के बाद औलाद भुगतेगी। किसने किया है ये सब कुछ? इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए क्या 60-70 बरस क्या कम अरसा है? लेकिन 60-70 बरसों से अयूब खान वाली 20 फैमिलियां जो थीं वो मिल के उन्होंने एक फैमिली बना ली है, उसके 700 मेंबर हैं और 700 मेंबर इन असेंबलियों में बैठे हुए हैं जहां से जुडिशल सिस्टम ठीक करने के लिए आप कोई तदबीर कर सकते हैं, क्योंकि और किसी के पास उसको ठीक करने के लिए नहीं है। अदालती निज़ाम कैसे भी ठीक हो, कैसे ठीक हो, मैं नहीं ठीक कर सकता, मैं एक आम आदमी हूं, मैंने एमपीए नहीं हूं, मैं असेंबली का मेंबर नहीं हूं। असेंबली में जो लोग बैठे वो नहीं चाहते कि अदालती निज़ाम ठीक हो। अदालती निज़ाम ठीक हुआ तो आपके हाथ से एक बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ से निकल जाएगी, जो आप एक्सप्लॉइट करते हैं इंटीरियर के लोगों को। शहरों में जरिए नहीं लगते, आपके रूरल में लगते हैं जिरगे। आपने सुना कभी कि खारादर में और सदर में और जमजमा पे कोई जिरगा लगा हो जिसमें फैसले होते हों? ये होते हैं देहातों में, ये होते हैं गोठ, वो कौन सा है, हासू बूजर, वो हासू बूजर गोठ में होते हैं ये इस तरह के जरगे। तो ये अपनी ताकत से कैसे दस्तबरदार होंगे हुजूर? तो जुडिशल सिस्टम का ठीक होना ये इसी एक फैमिली के हाथ में जिसके 700 मेंबर हैं। आई एम सॉरी, 3 हफ्ते बाद हम आपस में बैठे, अब क्या कहें, वो दिल जले हैं, क्या करें? फकीरों का भेष बदलते हैं, गालिब तो नहीं बन सकते, लेकिन तमाशा अहले करम देखते हैं।